मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। फिर हमारे पास है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अच्छा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अभी क्या है, ये एक किस्म के समझे कि एक टूल है, एक स्टडी है कि जब हम लोग फोर्सेस हमारी बॉडी के ऊपर लगते हैं तो उसमें क्या चीज पैदा होती है, मोशन पैदा होता है, और वो मोशन कितनी पैदा होती है, कितनी फोर्स रिक्वायर है हमारे पास, इसके बारे में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमें बताता है। इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट ऑन बॉडीज and resultant motion that those bodies experience. Engineering mechanics subject involves the applications of principles of mechanics to solve the real-time engineering problems. लास्ट लाइन में ये बता रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके रियल टाइम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। रियल टाइम की मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूंगा। अगर आपके हाथ में लैपटॉप है या मोबाइल है तो आप उसको पुश करो तो दैट इज योर रियल टाइम। तो इन प्रॉब्लम्स में हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इस्तेमाल होता है कि फोर्सेस कितनी जल्दी एक्ट करते हैं और कितना मोशन प्रोड्यूस होता है, इनके क्या इम्पैक्ट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट्स। एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल। अभी सिस्टम इंटरनेशनल कब बनाया गया? सिस्टम इंटरनेशनल एक्चुअली इंजीनियर्स बनाया गया 1960 में, 1960 में, पेरिस फ्रांस में इसका दफ्तर है। अच्छा, ये बनाया क्यों गया, ये बात आपको बहुत जरूरी है जानना। ये बात आप जान गए, एसआई यूनिट आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखिए इंजीनियर, हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो एक्चुअली ये था कि पुराने ज़माने में क्या होता था, 1960 से पहले पाकिस्तान में एक किलो अलग होता था, इंडिया जाते थे वहाँ पे कोई और निज़ाम था, यूके में और था, यूएस में और था, कनाडा में और था, रशिया में और था। तो मतलब वो हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं थी। जैसे मैं 20 किलो आटा अगर यहाँ पे पाकिस्तान में लेता हूँ तो मैं अगर अमेरिका जाता था मैं कहता था कि आई नीड 20 किलोग्राम ऑफ wheat, तो आंसर मिलता था व्हाट इज 20 किलोग्राम, वी डोंट नो व्हाट इज 20 किलोग्राम वैल्यू। यानी वहां पे उन्होंने कोई अपना सिस्टम मुतारिफ किया हुआ था। तो इसलिए हमारी मेजरमेंट्स क्या थी, वो डिफर आ रही थी। मैंने आपको जस्ट एक मिसाल दी है, आप कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो सारे मुल्क के जो साइंटिस्ट थे, जो बड़े बड़े दाना थे, दानिश्वर थे, उन्होंने कहा कि यार एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि पूरी दुनिया में नाफिजुल अमल हो, सबको समझ आए। तो इसलिए ऐसा यूनिट बनाया गया। अभी 20 किलोग्राम आपकी पूरी दुनिया में एक ही वही 20 किलोग्राम है, उसको समझा पढ़ा जाता है। So there are three types of SI units: base unit, derived unit, supplementary unit. Base unit बुनियादी यूनिट, ये बेस क्वांटिटी से मिलके बनता है या बेस क्वांटिटी का यूनिट होता है। अभी बेस क्वांटिटी क्या है हमारे पास? बेस क्वांटिटी एक्चुअली जो होता है वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें से दूसरी क्वांटिटी निकल सकती है। इसमें एक और लफ्ज आ गया फिजिकल क्वांटिटी। दरअसल फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसकी पैमाइश की जा सके, विच कैन बी मेजरेबल, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, बेस क्वांटिटी हमारे पास 7 हैं तो बेस यूनिट भी हमारे पास 7 हैं। मास का किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला है। अभी देखिए टेम्परेचर अक्सर हम लोग वो कहते हैं सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड, ये एक्चुअली हमारे पास स्टैंडर्ड बन गया सेंटीग्रेड, बट एक्चुअली जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। इसकी कन्वर्जेशन जो है केल्विन और फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड की मैंने आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में क्लियर कराए हुए फार्मूले के से। नेक्स्ट इज ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट एक्चुअली ऐसी यूनिट्स को कहते हैं जो बेस यूनिट से निकलते हैं। अभी देखो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये बेस यूनिट है। इनसे मिलके हमें क्या मिला? ड्राइव्ड यूनिट, जो कि न्यूटन है। तो इस इसकी डेरिवेशन मैं आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में समझाऊंगा इसी लेक्चर के दौरान। कंटिन्यू करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इंजीनियर, जब एसआई यूनिट्स की मीटिंग हुई तो बेस यूनिट भी समझ में आ गए, ड्राइव यूनिट भी समझ में आ गए। अभी जो साइंसदान थे, मुख्तलिफ इंजीनियर्स या डॉक्टर्स थे, फिलासफर्स थे, तो उन्होंने कहा यार ऐसे भी हमारे पास कुछ चीजें आ रही हैं जिनको तो हम लोग ना ड्राइव कर रहे हैं ना बेस कर रहे हैं। जैसे कि ज्योमेट्री की जो कुछ शक्लें हैं हमारे पास, ना क्यों ना वो ना इधर बेस में है ना इधर ड्राइव्ड में है। तो उन्होंने कहा कि ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दे देते हैं। सो दे आर नाइदर क्लासिफाइड येट, दे आर बेस और दे आर ड्राइव। दिस इज नॉट ज्योमेट्रिकल, दिस इज, करेक्शन कर लीजिएगा, दे ड्राइव्ड। तो सप्लीमेंट्री ना तो बेस है ना हमारे पास ड्राइव्ड है। ये दो किस्म के होते हैं, एक रेडियन होता है, एक स्टेरेडियन होता है। रेडियन इंजीनियर याद रखें हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है,
स्टे रेडियन हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। ये तो थी यूनिट्स की बातें। अभी चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ। ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो उसमें क्या इफेक्ट पैदा होगा। तो जाहिर बात है, एक बिल्डिंग हम लोग जब बनाते हैं या डिजाइन करते हैं, जब उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो दीवारें तो हम लोग नहीं बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में अपने पेपर के अंदर, या जहाँ पे हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं उसको। हम लोग क्या करते हैं, उसका एक पिक्चर व्यू लेते हैं, इसको ड्राइंग भी ले सकते हैं उसका। तो पिक्चर व्यू लेकर उसको हम लोग डॉटेड लाइन से या लाइन से ड्रा करते हैं, तो इसको एक्चुअली हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अ फ्री बॉडी डायग्राम आल्सो कॉल्ड अ फोर्स डायग्राम। मैंने आपको बताया था, हमें फोर्सेस से होता है। इसमें इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन often used by physicists and engineers to analyze the forces acting on the बॉडी ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए, एक बॉडी है, 15 केजी का एक बेंच है हमारे पास, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि एंगल 30 बना रहा है। अभी देखो 15 केजी का तो बहुत बड़ा बेंच है, तस्वीर में आपको छोटा नजर आ रहा है। इस पूरे को तो हम लोग ड्रा नहीं करेंगे, इसमें हम लोग क्या ड्रा करेंगे भाई, 15 केजी है, उसका वेट डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, इसमें से जो नो हमारा फोर्स लग रहा है वो पी लग रहा है। इसको हम लोग ने रिजर्व किया है वर्टिकल और हॉरिजेंटल में। ये वर्टिकल हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आपको सिखाऊंगा। तो एक्चुअली ये जो बी है इसका, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। सी इसका एनालाइज डायग्राम है। रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी बहुत ही सिंपल है हमारे पास। रिजिड का मतलब है बहुत सख्त या इंतहाई सख्त हमारे पास है। जैसे कि हम लोग जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। When a force applied on a rigid body, there will be no change in shape or size of the rigid body. But in case of non-rigid body, the force will distort the shape or size of body. रिजिड बॉडी में क्या होता है, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती हमारे पास बॉडी के अंदर। जबकि हम लोग नॉन रिजिड बॉडी में कोई फोर्स लगाते हैं, उसके मतलब ऑटोमेटिक चेंजिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मोबाइल आपके पास देखो पड़ा है या लैपटॉप है, दैट इज योर रिजिड बॉडी। आप उसको जोर देना, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आ रही है। इसकी जो टेक्निकल टर्म है रिजिड बॉडी की, वो ये है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जो है ना, वो उनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, वो अपनी डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं, वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करते हैं। जबकि नॉन रिजिड बॉडी, आपके पास तकिया है, रबड़ है, आपके पास पानी है या कोई सॉफ्ट चीज है, तो आप जोर देते हो तो पार्टिकल क्या कहते हैं, वो मूव करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। लेकिन रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल का फासला है या डिस्टेंस है दो रिजिड बॉडी के दो पार्टिकल के दरमियान, वो हमेशा सेम रहता है। देन फोर्स है। फोर्स तो जनरली पुश एंड पुल को कहते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है। एक्चुअली फोर्स करता क्या है, फोर्स एक एजेंट है। या तो चीजों में मोशन पैदा करता है या करने की कोशिश करता है, या चीजों में इसको स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास जो है फोर्स है। फोर्स इज एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द स्टेट और कंडीशन ऑफ ए बॉडी। देखो, फोर्स क्या करता है, कोशिश करता है उसकी स्टेट को चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे। फोर्स का जो यूनिट हमारे पास है वो है न्यूटन। ये भी मैं आपको समझाऊंगा डेरिवेशन कहाँ से। लेट्स फर्दर मूव। डाइन है हमारे पास। आपके पेपर में अक्सर यूनिट ऐसे देते हैं कि वो बंदे को पता नहीं होते। जैसे स्लग का एक यूनिट आया हुआ था मास का, तो उसमें काफी लोग कंफ्यूज थे कि स्लग किस चीज का यूनिट है। तो वो स्लग जो था वो मास का यूनिट था। यहाँ पे डाइन दिया हुआ है, डाइन भी हमारे पास क्या है, वो फोर्स का यूनिट है। ये सीजीएस है, सेंटीग्राम सेकंड जो है, ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सॉरी, सीजीएस मीन सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये हमारे पास कितना होता है, 0.0001 न्यूटन के इक्वल होता है। फर्दर मूव करते हैं इंजीनियर्स। फिर हमारे पास है बेसिक फोर्सेस। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, शायद आपको बुक्स में ना मिले। बेसिक किस्म के फोर्सेस जो हमारे पास नेचर के हैं वो फोर हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अगर आपको ज्यादा नहीं याद होते तो आप जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम की एक थ्योरी है, यूनाइट ग्रेनिफिकेशन थ्योरी, तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। क्यों उसने वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को इकट्ठे किया था 1979 में, उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो दो ये हो गए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है। अभी पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल का आप हमेशा मतलब जाने जिसमें जीरो एंगल बन रहा हो।
दो बॉडीज के दरमियान जब जीरो का एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड पैरेलल। अभी लाइक पैरेलल क्या होगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी अगर अपवर्ड है तो दोनों फोर्सेस अपवर्ड होंगे तो उसको पैरेलल फोर्सेस कहेंगे लाइक। अनलाइक में क्या होगा, एक की डायरेक्शन नीचे एक की डायरेक्शन ऊपर है तो दे आर अनलाइक, बट देयर एंगल इज जीरो। एंगल हमारे पास पैरेलल में जीरो ही होता है। लेमीज थ्योरम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको जो इक्वेशन मैंने पिक्चर में दी हुई है वो आपको आना चाहिए। ये क्या कहता है कि इट इज एन इक्वेशन दैट रिलेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री कोप्लेनर कंकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस। बहुत जबरदस्त बात कही है इसने। ये मैग्नीट्यूड बताता है कोप्लेनर, यानी एक ही जो प्लेन है हमारा वो एक है, और कंकरेंट मींस कि हमारे पास क्या है, उस पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, कोलिनियर यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई फोर्स को मालूम करने के लिए। तो उसमें फोर्सेस क्या होते हैं, एक्चुअली प्रोपोर्शनल होते हैं साइन एंगल के। तो ए अपन साइन अल्फा, बी अपन साइन बीटा, सी अपन साइन गेमा। इसमें से अगर हमें ये वैल्यूज मालूम है तो हम लोग एक अननोन वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, लेमिस थ्योरम को ये याद रखना है कि जो फोर्सेस होते हैं इक्विलिब्रियम में वो प्रोपोर्शनल होते हैं साइन एंगल के। ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गेमा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी देखो ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब ये कि ट्रांसफर कर रहे हैं। ये क्या करता है कि अगर हम लोग फोर्स यहाँ पे लग रही है, इसको हम लोग मूव कराएंगे किसी आगे में, तो उसका इफेक्ट जो है वो सेम रहेगा। जितना इफेक्ट यहाँ पर है उतना इफेक्ट इस पूरे पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेटेड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन बी मूव्ड एनीवेयर along the line of action without changing the external reaction forces of on a rigid body। ये सिर्फ rigid body के लिए एप्लीकेबल है। ये देखिए ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है, ये कह रहा है कि इस फोर्स को उठा के अगर यहाँ पे भी आप लगाओगे तो बात एक ही है, यहाँ पे भी लगाओगे बात एक ही है। ये भी देखें, यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ बात एक ही है। आप इस फोर्स को उठा के किसी भी लाइन ऑफ एक्शन के फोर्स के ऊपर लगाएं तो उसका जो इफेक्ट है वो सेम रहता है इन रिजिड बॉडी। इसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपने पढ़ा हुआ है। देखो ये हमारे पास फोर्स 1 है, ये हमारे पास फोर्स 2 है। मैं हमेशा पिक्चर्स अपने लेक्चर में देता इसलिए हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बजाय कि हम लोग इसको क्रेम करें या रटा लगाएं। तो इसका जब हम लोग देखें पैरेललोग्राम बनाएंगे तो एडजेसेंट साइड बनाएंगे। अब F2 का एडजेसेंट साइड देखो ये बनेगा, F1 का सेम यहाँ से बनेगा। ये दरमियान वाले को डायगोनल कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बताता है। The law of parallelogram forces state that if two vectors acting on a particle at the same time be represented in magnitude and direction by two adjacent sides or parallelogram drawn from a point, the resultant is in magnitude and direction by a diagonal of parallelogram। ये मैंने आपको बताया कि दरमियान वाला जो है वो डायगोनल है रेड वाला। F1 का पैरेललोग्राम ये है, F2 का पैरेललोग्राम ये है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमें जो है आप ये भी कह सकते हो कि एडिशन वेक्टर में इसकी वैल्यू बताता है जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज सिंपल, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उनको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिफाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, टाइम, किलोग्राम। जितना आगे जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि स्केलर और वेक्टर की वैल्यू क्या है। वेक्टर में स्केलर में से मैग्नीट्यूड था, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी आएगा, तो उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस एक्चुअली हमारे पास स्केलर था। डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पॉइंट वेक्टर है दूसरा पॉइंट मैंने बी, पहला स्केलर दूसरा वेक्टर लिया, तो इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग पाथ कहेंगे, टोटल पाथ कहेंगे। इसको डिस्टेंस एस से डिनोट करेंगे। पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये स्केलर प्रॉपर्टी है और इसका यूनिट मीटर है, इसको एस से जाहिर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। कई दफा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, वो कौन सा क्राइटेरिया है, जब हमारे पास डायरेक्शन दोनों का सेम होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। फिर स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, स्पीड को v से जाहिर करते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी बताता है। ये आपने पॉइंट नोट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमें स्पीड बताता है।
इंजीनियर्स, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में कहा है कि अगर आपको फार्मूला आता है, यूनिट ड्राइव करना मसला नहीं है। देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड v एस ओवर टी, तो इसका एस का यूनिट जो था डिस्टेंस का मीटर है, टाइम का सेकंड है, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। जब आपको यूनिट पता चल जाएगा, आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या स्कूल की मिसाल लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कई डिफरेंट क्राइटेरिया है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। स्कूल में देखें, सब बच्चों को एक ही जैसे कपड़े पहने हैं, तो इक्वल को यूनिफॉर्म कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। वेरिएबल मींस इसकी वैल्यू चेंज हो, यहाँ पे भी वही बात है, जिसमें हमारे पास जो क्या होगा, हेयर डिस्टेंस एंड टाइम वेरी, यहाँ तो डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा या टाइम चेंज हो रहा होगा, यहाँ दोनों चेंज हो रहे होंगे। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी और स्पीड सेम था। स्पीड में डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, इसको कैपिटल वी से जाहिर करते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इज इक्वल टू वी डी अपॉन टी है। यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी, ये आप रिलेटिव जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, सेम वही चीज है वेलोसिटी में भी। जब हमारे पास दो बॉडीज हैं, वो सफर कर रही हैं, यानी आप भी गाड़ी में जा रहे हो, आपके साथ वाला पीछे आपको हार्न दे रहा है, तो उन दोनों की जो वेलोसिटी होगी, उनको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। The vector difference between velocities of two bodies. Velocity of a body with respect to an other being a rest compared to relative motion. यहाँ एक बॉडी मोशन में है, जैसे ट्रेन, हमारे मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन मेरा क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा प्लेटफॉर्म के थ्रू जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। वेरिएबल वेलोसिटी मैंने आपको समझा दिया था, वेरिएबल मीन चेंज, हेयर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वेरी करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। इनको मैं तेजी से इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन इनको मैं निगलेक्ट नहीं किए मैंने, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इनकी यूनिट्स आपके अक्सर पेपर में आते हैं। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था, सेकंड नीचे आ गया, एक और टाइम का, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा एक्सेलरेशन का यूनिट। रिटार्डेशन को डिसलेरेशन भी कहते हैं, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो रही हो, कम हो रही हो, तो उसको रिटार्डेशन या डिसलेरेशन कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि कोई चीज कहीं पे पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो बैलेंस्ड फोर्स है। जैसे आप लोग इस टाइम किसी जगह बैठे हो या लेटे हो, तो आपके ऊपर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो बैलेंस्ड फोर्स है। तो ये कहता है कि कोई चीज आपके रूम में, बाहर, कहीं पे भी पड़ी है, तो क्यामत तक वही सेम वही पड़ी रहेगी, जब तक के ऊपर कोई अनबैलेंस या एक्सटर्नल फोर्स आके नहीं लगता है। इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, अभी असल में इनर्शिया है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है। ये देखो, मैंने इनर्शिया लिखा है, एक्चुअली लीनियर इनर्शिया या इनर्शिया एक ही चीज है, ये आपको चीज आनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो वो भी इसी से निकला है। ये लीनियर इनर्शिया है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो लीनियर इनर्शिया क्या है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि भाई अपने अंदर जो है पोजीशन या कंडीशन को चेंज करने नहीं देता है। जैसे आप अपने लैपटॉप को ऊपर उठाओ या मोबाइल को उठाओ, तो वो आपके ऊपर फोर्स लगाता है कि मुझे चेंज नहीं करो। तो ये जो है इंटरनली एक प्रॉपर्टी है हर चीज की, जो इक्वल फोर्स लगाता है चेंजिंग के खिलाफ। फिर हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ है हमारे पास। न्यूटन सेकेंड लॉ भी बहुत इजी है, बेसिक है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, एफएससी में भी पढ़ा है। जब आप लोग कोई फोर्स लगाते हो किसी चीज के ऊपर, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। देखो, जब कोई चीज पड़ी है, तो उसका वेलोसिटी समझो जीरो है। जब आपने फोर्स लगाया, तो उसके अंदर वेलोसिटी पैदा हो गई, वीएफ हो गई, तो उसका वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो उसमें क्या पैदा हुआ, इट मीन एक्सलेशन पैदा हुई। कितनी एक्सलेशन पैदा होती है, जितना आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उतनी एक्सलेशन पैदा होती है, और जितना ज्यादा मास होता है, उतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। इट मीन्स कि ये जो एक्सलेशन है, वो इन्वर्सली है मास के। एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन है मेरे पास, मैंने आपको बताया था न्यूटन, इसी स्लाइड्स के अंदर मैंने कहा था, वन एन इज इक्वल टू 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आगे आगे जाके बताऊंगा। देखो, एफ की जगह पे मैं 1 न्यूटन लिख सकता हूँ, एम की जगह पे 1 kg लिख सकता हूँ, ए की जगह पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास है, बिल्कुल आसान है। एवरी रिएक्शन हैज
एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड। यानी आप किसी चीज को मारते हैं, फुटबॉल आपने दीवार में मारा तो जितने स्पीड से मारोगे उतने स्पीड से ये वापस आएगा। आप मार सीधा रहे हो दीवार की तरफ, लेकिन फुटबॉल क्या हो रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ। इसके अलावा आप जमीन के ऊपर जब चलते हो तो जमीन आपको रिएक्ट करती है। आप जमीन के ऊपर ये जो टांगे हैं, ये आप एक्शन हमारा होता है, जो फ्रिक्शन है वो हमारा रिएक्शन होता है। वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड। जितना हम लोग ऊपर जाएंगे उतनी वैल्यू ऑफ जी कम होती जाएगी हमारे पास। ये वैल्यू ऑफ जी भी मैंने इसलिए लिखा है, ये भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन बलूचिस्तान में आ चुका है। तो आई होप कि बेसिक जो चीजें थी मैकेनिक्स में आपको क्लियर हो गई होंगी। फर्दर हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।